कि बेसिकली ट्रम्प ये कह रहा है कि भाई पूरी दुनिया जो है उसने हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर भी टैरिफ लगाया हुआ है, तो अगर आप हमारे मुल्क के ऊपर टैरिफ लगा रहे हो तो हमारा भी हक बनता है कि हम आपके मुल्क के ऊपर टैरिफ लगाएं। बेचारा पाकिस्तान भी एक वो बच्चा नहीं होता छोटा सा, यार मुझे क्यों मारा बीच में, तो वो सिचुएशन हुई भी थी। $34 ट्रिलियन का डेट है ऑन यूएसए। तो 1950s के अंदर तकरीबन 28% जो जीडीपी थी ऑफ यूएसए दैट केम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, और इस टाइम पे वो अब 10% पे आ चुकी है। ट्रम्प जो है जो अभी पॉलिसी लेके आ रहा है उसमें वो काफी हद तक ये कामयाब भी हो रहा है। अच्छा, पाकिस्तान के लिए कंसर्निंग नहीं है, ठीक है, ये मैं बड़ा क्लियरली बता दूं, पाकिस्तान मार्केट विल बी बुलिश। अमेरिका जो है वो हमेशा से एक चीज को चाहता है कि डॉलर की किसी तरीके से पावर को मेंटेन किया, तो सारी इकोनॉमी के अंदर वहां पे जो बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी वो उठ के जाना शुरू हो गई चाइना। तो आप क्रिप्टो को देख लो, गोल्ड को देख लें, जितना पैसा मार्केट के अंदर डाला जाता है, सर्कुलेट किया जाता है, उतनी ही ये तेजी से ऊपर जाता है। चाइना जो है जाके किसी और कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर सकता है, पाकिस्तान भी किसी को और एक्सपोर्ट कर सकता है। तो ये सिचुएशन जब होगी तब अमेरिका से ऊपर डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सरमाया टॉक्स। जिस तरह के आप देख रहे हैं कि ग्लोबल इकॉनमी में काफ़ी ज़्यादा ट्रम्प की जो एक न्यूज़ थी टैरिफ्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल इकॉनमी में एक सेल ऑफ देखने को मिला। आई थॉट कि एक बहुत अच्छा टाइम है, हमें एक पॉडकास्ट करना चाहिए क्योंकि उसका इम्पैक्ट हमने पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट पे भी देखा कि मंडे के दिन जब ईद के बाद हमारी मार्केट खुली थी फर्स्ट मंडे को, तो हमने भी एक बड़ा ज़बरदस्त वेयर किस्म का सेल ऑफ देखा है। तो आज की जो पॉडकास्ट है वो इम्पॉर्टेंट इसीलिए है ताकि हम समझ सकें कि ये प्रॉब्लम जो कि ग्लोबल एक सॉर्ट ऑफ हमें नज़र आ रहा है कि एक सेल ऑफ नज़र आ रहा है, ये क्या है, ये टैरिफ जो है वो किस तरह नेगेटिव है ग्लोबल इकॉनमी के लिए, किस तरह नेगेटिव है, और उसकी जो इम्प्लीकेशन है पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट पे वो क्या है। बिफोर के हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करें, मैं यहाँ पे एक अनाउंसमेंट कर दूँ। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने हमें ये कहा है कि हम आपको यूट्यूब के थ्रू जानते हैं और जब हम उनको अपनी वेबसाइट सरमाया.pk का बताते हैं तो वो आगे से कहते हैं वो क्या है। सो मैं यहाँ पे ये एक थोड़ा सा अनाउंसमेंट कर दूँ कि सरमाया.pk एक वेबसाइट है जहाँ पे सारे एसेट क्लासेस आपको मिल जाएंगे। हमारी एक वेल्थ टेक की ऐप है ज़र के नाम से, जहाँ पे आप अपनी सारी इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर सकते हैं। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल आइडिया नहीं और आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो हमारी ट्रेनिंग्स हैं जिसके थ्रू आप रजिस्टर करके ट्रेनिंग करके आप अपनी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है अपने एसेट्स की वो खुद भी कर सकते हैं। आज के जो गेस्ट हैं उसी एक ट्रेनिंग कैपिटल मार्केट फंडामेंटल्स के ट्रेनर भी हैं। आप इनको बुल्स एंड बियर्स पे भी सुनते हैं। अभी लास्ट एपिसोड में इन्होंने काफ़ी डिटेल में टैरिफ्स की चीज़ को डिस्कस किया था। आई थॉट कि इसके ऊपर स्पेशल एक पॉडकास्ट होना चाहिए क्योंकि बुल्स एंड बियर में हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, हम ज़्यादा चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते। फोकस इसके ऊपर हम देखते हैं कि टैरिफ का इम्पैक्ट यूएस की इकॉनमी के ऊपर और ग्लोबल इकॉनमी के ऊपर और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट है। तो हमारे गेस्ट हैं अमार यासीन। अमार भाई कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र लई भाई, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा अमार भाई, बगैर किसी डिटेल में जाने के अगर आप टैरिफ को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि टैरिफ होते क्या हैं किसी मुल्क के लिए, फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो आज इंशाल्लाह हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल में इसके अंदर जाएंगे। बुल्स एंड बियर्स में ऑलरेडी हमने जब एक्सप्लेन किया था तो मैंने मेंशन किया था कि मैं नेक्स्ट टाइम कोई प्रेजेंटेशन बना के थोड़ा सा वो कर दूंगा, लेकिन लई भाई ने ये थोड़ा सा आइडिया था कि हम पॉडकास्ट के थ्रू ही हम अच्छा डिटेल में चले जाते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो आज के दिन में हम पूरा डिटेल में थोड़ा सा कवर करेंगे कि बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा एडवांस लेवल पे भी जाएंगे। अच्छा, सो सबसे पहले जो आपने क्वेश्चन किया कि टैरिफ क्या होते हैं, बेसिकली टैरिफ ये होता है कि आपने कोई ड्यूटीज वगैरह लगा दी, आप एक कंट्री से आपने कोई चीज इंपोर्ट की है, आप इंपोर्ट करते हुए आपने उसके ऊपर थोड़ा सा ड्यूटीज वगैरह लगा देते हो, टैरिफ लगा देते हैं आप। कस्टम ड्यूटीज वगैरह भी होती हैं, तो ये एक बेसिकली एक आपने लगा दिया पैसा, एक्सपेंस लगा दिया उसके ऊपर, ताकि जो बाहर से आने वाली जो प्रोडक्ट है वो थोड़ी सी महंगी होके आपके मुल्क के अंदर आए। ठीक है, इसको इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि ज्यादातर कोशिश ये होती है कि आपके मुल्क के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, तो बाहर के मुल्क से जो वही प्रोडक्ट अगर हम मंगवाएं तो कोशिश ये होती है कि हमारे मुल्क वाली मैन्युफैक्चरिंग की प्रोडक्ट्स को ज्यादा यूज किया जाए, उसको ज्यादा बूस्ट दिया जाए। ठीक है, ताकि ये ना हो कि कंपटीशन ऐसा हो जाए कि बाहर से आने वाली चीज जो है अगर वो सस्ती आ रही है और आपके मुल्क के अंदर मैन्युफैक्चरिंग आपको करनी पड़ रही है और वो महंगी पड़ रही है, तो जाहिर सी बात है हर बंदा जो है वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट को यूज करेगा।
तो कोशिश होती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को यूज किया जाए। लेकिन अगर कई केसेस में ऐसा होता है कि हमारे मुल्क के अंदर वो मैन्युफैक्चर नहीं हो रही होती प्रोडक्ट, तो हमें फिर जाहिर सी बात है बाहर से मंगवानी पड़ती है। ऑयल हम बहुत ज्यादा बाहर से मंगवाते हैं, ऑटो पार्ट्स वगैरह इस तरह की चीजें हम बहुत बाहर से ज्यादा मंगवाते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमारी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। तो ये थोड़ा सा केस डिफरेंट होता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करें तो कोशिश होती है कि इसको बूस्ट किया जाए। तो अगर सिंपल अल्फाज में बताऊं तो लोकल जो मैन्युफैक्चरर है उनको एज देने के लिए, ताकि बाहर की ड्यूटी के साथ जब वो चीज़ लोकल मार्केट में है तो वो शायद इतनी महंगी हो कि कंज्यूमर उसको बाय ना करें, लोकल वाली चीज़ को बाय करें क्योंकि वो लोकली बिल्ड होगी। और ये डिस्करेज करने के लिए है कि आप बाहर की जगह आप अपनी लोकल की चीज़ को यूज़ करें ताकि उस मुल्क की इकॉनमी बेहतर तरीके से परफॉर्म करे। बिल्कुल एग्जैक्टली। चलें, ज़बरदस्त। अब आते हैं अमेरिका के टैरिफ्स के ऊपर। अब अमेरिका भी ऑब्वियसली पूरी दुनिया के ग्लोबली उनके साथ बिजनेस कर रहा है। आपको क्या लगता है कि टैरिफ्स जो थे जो उन्होंने अमेरिका ने अभी किए, एक तो डिबेट चल रही है ऑनलाइन कि टैरिफ्स का फार्मूला ही गलत है, यानी कि वो डेफिसिट्स को उन्होंने टैरिफ के उस पर किया है। फॉर एग्जांपल अगर किसी का मुल्क से 100 मिलियन का सामान ले रहे थे और उस मुल्क को 50 मिलियन का वो दे रहे हैं, तो वो 50% का डेफिसिट है दोनों के दरमियान। तो वो 50% कहते हैं जी उनसे हमारा लेन देन में डिफरेंस है। तो पहले जो ये डेफिनेशन है यूएस की तरफ से टैरिफ्स के ऊपर, डू यू थिंक दिस इज द राइट वे ऑफ कैलकुलेटिंग टैरिफ बिटवीन टू कंट्रीज? अच्छा, ये जो टैरिफ इन्होंने लगाए हैं दैट्स अ वेरी फनी कैलकुलेशन, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन मुझे बैक एंड पे एक चीज नजर आ रही है कि जो ट्रम्प या उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस टाइम जो वो काम करना चाह रही है, दैट इज बेसिकली इनडायरेक्टली कोई और काम को निकालने की कोशिश की जा रही है, एंड दैट इज के इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा नीचे लाया जाए या फेडरल रिजर्व बैंक के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डाला जाए। लेकिन उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है टैरिफ को, ठीक है। और ये टैरिफ जो है, ये जो ट्रम्प ने यूज किया दैट इज रेसिप्रोकल टैरिफ्स, ठीक है। तो पहली बात तो ये समझ लेते हैं कि रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होते हैं। ये बेसिकली ट्रम्प ये कह रहा है कि भाई पूरी दुनिया जो है उसने हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर भी टैरिफ लगाया हुआ है, तो अगर आप हमारे मुल्क के ऊपर टैरिफ लगा रहे हो तो हमारा भी हक बनता है कि हम आपके मुल्क के ऊपर टैरिफ लगाएंगे। तो ये दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल टैरिफ। अच्छा, अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन उन्होंने यूज किया दैट इज अ लिटिल बिट फनी, बिकॉज जो उन्होंने फॉर्मूला दिखाया है, फॉर्मूला के अंदर बेसिकली अगर ये है कि अगर आप दो कंट्रीज के दरमियान में जो आपका ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ यूएसए, उसको आप डिवाइड कर रहे हो टोटल एक्सपोर्ट उस जिस कंट्री से आप ले रहे हो, यानी कि इंपोर्ट ऑफ फ्रॉम दैट कंट्री, उससे आप डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट डजंट मेक सेंस। जैसे कि अगर पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो वो तकरीबन 58% का टैरिफ बन रहा है, और अगर अमेरिका जो है उन्होंने क्या किया कि जितना भी टैरिफ हर कंट्री का निकला उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया। दैट मीन्स के अब अगर 58% आपका था, पाकिस्तान का था, तो उसका जो बनाया टैरिफ बनाया दैट इज अराउंड 29%, ठीक है। तो इसी तरीके से इंडिया का अगर आपका 52% था तो पाकिस्तान का तकरीबन 26%। लेकिन फनी चीज ये है कि पाकिस्तान के जो जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हमने जो आपको प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं आपने उसके ऊपर 10% का टैरिफ लगाया हुआ है, और हमने जो है उसके ऊपर सिर्फ 7% का टैरिफ लगाया हुआ है। तो आप ये 58% जो है वो इतना ज्यादा क्यों लगा रहे हैं, ठीक है। तो दूसरे एंड पे यहाँ पे ये भी है कि ट्रंप ने या पूरे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने सब कंट्रीज के ऊपर इसी तरीके से अप्लाई किया। अच्छा, जिन कंट्रीज के अंदर ट्रेड सरप्लस है, यानी कि ऐसा है कि जहां पे इंपोर्ट अमेरिका जो है वो कम कर रहा है और एक्सपोर्ट उस कंट्री में ज्यादा कर रहा है, तो उस पे भी उन्होंने टैरिफ लगा दिए। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ज्यादातर क्या हो रहा है कि ट्रेड सरप्लस में आप काम कर रहे हो, कम आप ऑस्ट्रेलिया से प्रोडक्ट्स मंगा रहे हो और ऑस्ट्रेलिया आप प्रोडक्ट्स ज्यादा बेच रहे हो, उस पे भी 10% लगा दिया। सो ये चीज थोड़ा बहुत फनी तो है, लेकिन इन अ सेंस अब यहाँ पे ये समझना है कि ओवरऑल वो ये कर क्यों रहे हैं, दैट इज द मेन क्वेश्चन। सही है। तो मैं ये समझ गया हूँ। अच्छा, एक चीज़ ना प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से भी करनी है। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान से कोई चीज़ बंद के अमेरिका जाती है तो इसमें अमेरिकियों का फ़ायदा ज़्यादा है। मे बी $11 से $15 में दुनिया भर से आपको मे बी आपको लेबर लोकल करके भी आप उतनी लो क्वालिटी या उस लो एक उसके ऊपर आप चीज़ बिल्ड ना कर सकें। अब जिस तरह मुझे नज़र आता है एप्पल ने पूरा चाइना के अंदर सेटअप किया हुआ है, और मैं सुन रहा था एप्पल के सीईओ का, उन्होंने कहा जी हम चाइना इसलिए नहीं गए कि वहाँ पे लेबर चीप है, हम इसीलिए गए हैं क्योंकि वो टेक्नोलॉजी उस तरह की पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो जहाँ पे इतनी ज़्यादा आपकी एक तो हमें अब समझ आती है एआई का दौर है, ये कहाँ से ट्रम्प का जो तरीक़ेकार है कि वो लोकल कमोडिटीज़ जो भी दुनिया भर से उसको सस्ती मिल रही हैं
उसको लोकलाइज करके उसको महंगी करके इवेंचुअली तो वो लोकल अवाम के लिए तो महंगी ही होगी ना। आपकी जो चीज़ अभी पाकिस्तान से या बांग्लादेश से सस्ती मिल रही है, तो आप उस पे अपना मार्जिन करके कंपैरेटिवली एक रेट पे करें जिस पे कंपनीज को भी बेनिफिट मिल रहा है जो उनसे परचेज करके एंड यूज़र को बेचनी है। अगर वो चीज़ आपकी अमेरिका चली जाएगी, आपका तो लोकल लेबर का रेट इतना ज़्यादा है कि वो जीन्स शायद उतने की मिले ही ना। तो ये जो इम्पैक्ट है अवाम के ऊपर, तो डू यू थिंक दिस इज देर इज़ एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन दी पब्लिक एज वेल, या सिर्फ एक सॉर्ट ऑफ शोशा ही है कि किस तरह हम और चीज़ निकाल सकें इससे? अच्छा, इसके लिए थोड़ा-सा आपको समझना होगा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिबेट इस चीज़ की चल रही है कि अगर आप टैरिफ बढ़ाते हो, तो ज़ाहिर-सी बात है टैरिफ क्या हो रहा है कि अगर अमेरिका के अंदर एक कंपनी ए है, जैसे लेट्स सपोज़ नाइकी है, नाइकी मैन्युफैक्चरिंग किसी और से करवाता है, वियतनाम से करवाता है या पाकिस्तान से करवाता है, इंडिया से करवाता है। पाकिस्तान में भी जैसे इंटरलूप जो है वो सॉक्स काफ़ी हद तक नाइकी को बेचते हैं, ठीक है? अब वहाँ पे क्या होगा कि जब आपने टैरिफ लगाए, तो टैरिफ पे अगर आप 50% लेट्स सपोज़ टैरिफ लगाते हो उस प्रोडक्ट के ऊपर, तो आपको बाय प्राइस वो 100 से 150 करके बेचनी पड़ेगी, ठीक है, वहां पे। तो अब यहाँ पे नाइकी जैसी कंपनीज जो हैं बड़ी, जो मैन्युफैक्चरिंग खुद नहीं कर रही होती, हैवीली डिपेंडेंट थी दूसरे कंट्रीज के ऊपर, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनके उनको या तो अपने मार्जिन कम करने पड़ेंगे या फिर अपनी प्राइसेस को ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। प्राइसेस ज्यादा बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि थोड़ी सी इन्फ्लेशन भी आ सकती है, महंगाई भी आ सकती है। अब ये चीज समझने वाली ये है कि ट्रंप ये कह रहा है कि हम अपने टैरिफ्स को इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि जो हमारे मुल्क के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग लगी हुई थी, जो पहले आज से 50-60 साल पहले हुआ करती थी, वो अब बहुत कम हो चुकी है। ये लोग सारे वापस आके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करें। अब मैन्युफैक्चरिंग में जाहिर सी बात है, अगर मार्जिन बहुत कम, मतलब अगर आपने सेल ज्यादा करनी है, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा बढ़ानी है, तो आपको लेबर ऑफ कॉस्ट वाली सारी चीजों को भी मद्देनजर रखना है, टेक्नोलॉजी को मद्देनजर रखना है, ये सारी चीजों को मद्देनजर रखना है। तो ये चीज बेसिकली ट्रम्प फिलहाल तो करना चाह रहा है, बट द पॉइंट इज के अब हम ये समझते हैं कि ये हो क्यों रहा है। अब बेसिकली ट्रम्प क्या करना चाह रहा है, ये हमारे पिछले 50 साल की जो हिस्ट्री है वो सारी इसके अंदर इंक्लूड होती है। सो लेट्स सी के व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। इस टाइम पे अगर यूएसए का फिस्कल डेफिसिट को देखा जाए, वो हम इस टाइम पे बहुत ज्यादा हो चुका है, $34 ट्रिलियन का डेट है ऑन यूएसए। और अगर एक साल के अंदर इंटरेस्ट की पेमेंट्स में देखा जाए तो यूएसए को $9 ट्रिलियन जो है वो वापस करना है। दिस इज ह्यूज। और ये फिजिकल डेफिसिट जो होता है, ये फॉर्मूला होता है कि आपका रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। अच्छा, अब ये चीज को आपने समझना है कि किस तरीके से या तो यूएसए रेवेन्यू अपना बढ़ाए ज्यादा या फिर अपने खर्चे को कम करे, ठीक है। अब यही चीज यहां पे आती है आपके टैरिफ। और टैरिफ जो है बेसिकली वो क्या कर रहे हैं कि जैसे कि रेवेन्यू में आप क्या करते हो, टैक्सेस ज्यादा कर लेते हो, या आप इनडायरेक्ट टैक्सेस लेके आते हो या डायरेक्ट टैक्सेस लेके आते हो, ठीक है। और एक्सपेंसेस में आपका क्या होता है, खर्चे होते हैं, इंपोर्ट का बिल भी उसमें आपको करना पड़ जाता है। आपको पैसे जो है अगेन डेवलपमेंट्स वगैरह करनी है, वो सारी चीजें आपकी शामिल होती है। ट्रंप ये कह रहा है कि आप जो मेजर वहां पे इंडस्ट्रीज हैं वो वापस आए, टैरिफ हम लगाएंगे। जब टैरिफ लगाते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग उठा के वापस आ जाएगी इन यूएसए, ठीक है। अच्छा, मैं ये पर्सपेक्टिव भी थोड़ा सा बता देता हूं। 1950s के अंदर तकरीबन 28% जो जीडीपी थी ऑफ यूएसए दैट केम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, और इस टाइम पे वो अब 10% पे आ चुकी है। तो जितने भी इस टाइम पे पार्टीज हैं वो ज्यादातर कोशिश ये कर रही हैं कि मैन्युफैक्चरिंग किसी तरीके से चाहे थोड़ी थोड़ी करके आए, लेकिन वापस अमेरिका में आए, ठीक है। तो ये चीज समझें कि रेवेन्यू किस तरीके से बढ़ेगा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा लेके आ गए, ठीक है, कामयाबी से लेके आ गए, तो मैन्युफैक्चरिंग होगी, उसके ऊपर आप टैक्स थोड़ा सा लगा सकते हैं। टैक्सेस लगाए तो टैक्सेस ज्यादा हो जाएंगे, रेवेन्यू ज्यादा आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि आपने ओवरऑल जो इकोनॉमी में एक और चीज है बेसिकली कि आप इकोनॉमी के अंदर इंटरेस्ट पेमेंट को कैसे दे पाओगे। ये एक बहुत बड़ी डिबेट है। यहां पे प्रॉब्लम ये आता है कि अमेरिका इस पोजीशन पे आ चुका हुआ है कि अपना डेप्ट, एक नया डेप्ट क्रिएट करने के बाद ही सॉल्व कर पाएगा, ठीक है। वो किस तरीके से होगा, लेट्स सपोज के भी आपके इस टाइम पे $9 ट्रिलियन की मैंने बात की कि इंटरेस्ट पेमेंट चल रहा है। कोशिश ये कर रहा है ट्रंप या उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, ये कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डाला जाए कि वो किसी तरीके से अपने इंटरेस्ट रेट को नीचे ला जाए। और वो इस पोजीशन पे आया है आफ्टर 2 इयर्स। तो ये ज़हन में रखिएगा। अब 2 इयर्स किस तरीके से आए कि जब कोविड के बाद से आपने अच्छी खासी एक्सपेंशन शुरू की थी। एक्सपेंशन होती है जब आप इंटरेस्ट रेट वगैरह नीचे करते हैं, आप बेसिकली एक्सपेंशनरी पॉलिसीज लेके आते हैं, उससे आपकी ग्रोथ होती है। अब ग्रोथ जब होती है तो उसके साथ साथ क्या होता है कि आपकी
महंगाई जो है कुछ अरसे बाद साथ साथ ऊपर जाना शुरू हो जाती है। लेकिन ये वाला जो पीरियड होता है जहां पे आपकी ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही होती है और आपकी महंगाई कम होती है, तो दिस इज कॉल्ड गोल्डी लॉक्स पीरियड। ठीक है, इसमें आपने देखा यूएसए ने 2020-2021 के पीरियड के अंदर बहुत अच्छा पैसा बनाया। ठीक है, बड़ा जबरदस्त ग्रोथ हुई, पाकिस्तान के अंदर भी ग्रोथ हुई। गोल्डी लॉक्स हमारा तब भी चल रहा था, और जो हमारा पीरियड आज से 2023 वाला पीरियड से 2024 वाला पीरियड है, तब भी अभी तक जो है बल्कि अब अभी के भी जो टाइम पीरियड में यही सिनेरियो है, ग्रोथ भी चल रही है हमारी, इन्फ्लेशन नीचे है। सो वी आर इन गोल्डी लॉक्स पीरियड। और यही पीरियड को मैं भी और फराज भी काफी हद तक पॉइंट आउट करते रहे थे कि आपके जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे इस पोजीशन पे आ गए जहां पे आपकी ग्रोथ ज्यादा होगी। दिस इज द वेरी राइट मोमेंट जब आप स्टॉक मार्केट्स के अंदर बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं, और हमने देखा भी है पाकिस्तान के अंदर भी और यूएसए के अंदर भी पैसा बनता है। अच्छा, बैक टू यूएसए। हुआ ये कि जब आपकी यहाँ पे ग्रोथ होगी, तो उसके बाद 2 साल के बाद 2022 के अंदर आपकी इन्फ्लेशन भी साथ साथ ऊपर जाना शुरू हो गई। जब आपकी महंगाई ऊपर जाती है तो आपका जो सेविंग का रेट होता है वो भी साथ साथ ऊपर जा रहा होता है। यानी कि अगर आपने लोन लेना है, तो लोन अगर आपने फेडरल रिजर्व बैंक से लेना हो तो वो ज्यादा महंगे दामों पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो अमेरिका ने वहां पे क्या किया कि अपनी पॉलिसी ऐसी की, कॉन्ट्रैक्शनल पॉलिसी लाए जिसकी बेस के ऊपर इन्फ्लेशन को वो आहिस्ता आहिस्ता महंगाई में नीचे लेके आए। मैंने 2022 के अंदर, अक्टूबर 2022 के अंदर एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने ये कहा था कि यूएसए की मार्केट ये बॉटम लग रहा है 2022 का, ये इस टाइम पे बॉटम लग रहा है, यहां से मार्केट आपकी रिवर्स होगी। वो भी इसी बेस पे की थी कि 2-2.5 साल के बाद आपकी महंगाई नीचे आना शुरू हुई। अब जब आपकी महंगाई आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो गई, जो कि अब पीरियड आपका चल रहा है, इस टाइम पे यूएसए नोज कि हर दुनिया के जितने भी कंट्रीज हैं वो हमें एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इन्फ्लेशन हमारी नीचे आ गई है, अब हम इंटरेस्ट रेट को नीचे कर सकते हैं, और इंटरेस्ट रेट को इतना नीचे कर दें कि न्यू लोन जो है हम कम दामों में यानी कम इंटरेस्ट रेट पे उठा लें और उसकी बेस के ऊपर हम पिछला कर्जा भी अदा कर दें। और इसी वजह से ये जो ट्रंप है या उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये टैरिफ को लॉन्च कर रही है कि किसी तरीके से मार्केट में टर्मोइल आए, थोड़ा सा डाउनफॉल आए, थोड़ा सा नीचे इसके ऊपर स्ट्रेस पड़े, जिसकी वजह से जो फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका का चेयरमैन है ये इंटरेस्ट रेट को नीचे कर दे। और मैं आपको ये भी बताता चलूं, इस टाइम पे वो कामयाब भी हो रहा है, बिकॉज अगर आप जाके देखेंगे फेडरल रिजर्व बैंक का मॉनिटर टूल एक कहलाता है, इसकी वेबसाइट है सीएमई की, वहां पे जाके अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है कि पिछले 10 दिनों के अंदर भी एकदम से प्रेशर आ गया है कि प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है कि इंटरेस्ट रेट नेक्स्ट क्वार्टर के नेक्स्ट जो आपकी मीटिंग आ रही है फेडरल रिजर्व बैंक की मीटिंग, उसमें इसको नीचे किया जाएगा। तो ये सिनेरियो आपका नजर आ रहा है। ट्रंप जो है, जो अभी पॉलिसी लेके आ रहा है, उसमें वो काफी हद तक ये कामयाब भी हो रहा है। फेडरल जो उनका जो अथॉरिटी है जो ये डिसाइड करेगी, वो क्या चीज़ देख रही होती है ना कि ये रीज़न है इसकी वजह से हम इंटरेस्ट रेट नीचे करेंगे? क्या वो मार्केट्स शेकअप हुई हैं इस वजह से होगा, या वो भी कोई डाटा देख रही हैं जिसके ऊपर वो डिसीजन लेती हैं? बिल्कुल, डाटा के बेस के ऊपर होता है। अच्छा देखें, एक चीज को ज़हन में रखें, अमेरिका जो है वो हमेशा से एक चीज को चाहता है कि डॉलर की किसी तरीके से पावर को मेंटेन किया जाए। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ट्रम्प की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर बात करता हूं, और नंबर्स बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसे मैंने पहले ऑलरेडी बताया कि इन्फ्लेशन नीचे आई, इन्फ्लेशन नीचे आने के बाद अब वो पोजीशन पे, अमेरिका इस पोजीशन पे आ चुका हुआ है कि वो निगोशिएशन कर रहा है, और वो कह भी रहा है बाकी कंट्रीज को कि भाई मैंने टैरिफ लगा दिए, मेरे से बैठ के बात करो। तुम अगर टैरिफ ज्यादा बढ़ाओगे, जैसे चाइना ने 34% टैरिफ ऊपर कर दिए, तो मैं भी टैरिफ को बढ़ा सकता हूं। ठीक है, तुम इस तरह करोगे, ये काम ना करो, निगोशिएशन करो हमारे साथ, और फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कितना होना है। तो बेसिकली होना ये है कि आगे जाके ये टैरिफ थोड़े से रिवाइज होंगे, मुझे लग रहा है ये थोड़े से नीचे आएंगे, और उसके बाद फिर आपकी मार्केट्स में भी जान आएगी। अच्छा, अब ट्रंप को समझे कि ट्रंप बेसिकली जो आया भी है इस इलेक्शन के बाद, वो ये पॉलिसी लेके ही आया था कि मैंने ये काम करना है। अच्छा, इसकी पार्टी के अंदर 2 मेन बंदे हैं। वन ऑफ देम इज स्कॉट बेसेंट, ये सेक्रेटरी है ऑफ ट्रेजरी, ये नया सेक्रेटरी इन्होंने रखा है, और इस बंदे इज अ वेरी फेमस हेज फंड मैनेजर, और से काफी पैसे भी बनाए हैं। ही वर्कड विद जॉर्ज सोरोस इन 1990s, जब बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर इसका जो क्राइसिस हुआ था, उसमें इन लोगों ने बहुत ज्यादा पैसे बनाए थे। तो स्कॉट बेसेंट जो है एक न्यू ट्रेजरी यहाँ पे सेक्रेटरी आया है। अच्छा, दूसरे एंड पे एक स्टीवन मीरान के नाम से भी एक बंदा है जो कि इसका न्यू इकोनॉमिक एडवाइजर है। अच्छा, इस बंदे ने एक बुक लिखी है, अ यूजर गाइड टू रिस्ट्रक्चरिंग द ग्लोबल सिस्टम। अगर किसी ने इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है तो ये बुक आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, आप वहां पे जाके देख सकते हो। अच्छा, अब ये बुक क्या कह रही है, ये 2 बंदे क्यों इंपॉर्टेंट है?
ये बंदे इसलिए इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि ये रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर रिस्ट्रक्चर करके इसको ठीक कर सकते हैं। और स्टीवन मेरान का कहना है कि हम डॉलर की जो पावर है उसको मेंटेन करके भी ये काम कर सकते हैं। हालांकि जो दूसरे लोग हैं, जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, वो यही बात करें, जैसे आपका भी क्वेश्चन था कि जी अगर हम मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में अंदर होगी तब भी वो महंगाई तो होगी, लेकिन वी डोंट थिंक कि इतने रेट के अंदर वो चीज वो मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे, चाहे टैरिफ लगा भी दें, कि बाकी कंट्री से उनको सस्ता पड़े। ठीक है, ये तो एक डिबेट हो सकती है, ये दूसरे इकोनॉमिस्ट भी कह रहे हैं। लेकिन स्टीवन मिरान का कहना है कि बेसिकली ये चीज जो है की जा सकती है कि आप डॉलर की पावर को मेंटेन भी रखें, टैरिफ भी लगाएं, और उसकी बेस के ऊपर आप इसको मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब यहां पे आ जाते हैं कि ये सिस्टम किस तरीके से हो रहा है और व्हाट इज द रीजन वाई ट्रम्प जो है वो इस पोजीशन पे आके पहुंचा है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बैकवर्ड पे लेकर जाना चाह रहा हूँ, एक हिस्ट्री में थोड़ा सा हम दो सिस्टम्स को समझते हैं ताकि आप लोगों को समझ आए कि बेसिकली डॉलर जो है वो क्यों इतनी पावरफुल पोजीशन में रहा है, पहले भी हिस्टोरिकली भी, इस टाइम पे भी डॉलर की जो पावर है, पोजीशन है, वो आगे जाके पूरी मार्केट्स के ऊपर क्या असर डालेगी। हम इम्पैक्ट के ऊपर पहले बाद में बात करते हैं, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं ये दो पीरियड्स जो थे, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग हमारी इकोनॉमी किस तरीके से मूव कर रही है। ठीक है, पहली चीज 1940s के अंदर जो 1939 1945 तक जो हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, उस टाइम पे पूरी दुनिया के अंदर बहुत टर्मोइल था। 1942 के पीरियड के अंदर जो है यूएसए एंटर हुआ इन वॉर। उससे पहले वो बैक एंड पे बैठ के देख रहा था, एंजॉय कर रहा था कि भाई जो भी मामला चल रहे हैं, बाकी यूरोप के अंदर वॉर चल रही है, तो वो यहां से यूएसए से उनको प्रोडक्ट्स बेचता था और बदले में पैसे भी लेता था, गोल्ड भी लेता था। ठीक है, सो ये गोल्ड लिया और उसके बेस पे अच्छा खासा इनके पास गोल्ड एज अ रिजर्व के तौर पे कलेक्ट हो गए। ठीक है, 1942 के अंदर ही एंटर्ड इन वॉर। 1945 जैसे ही खत्म हुआ तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को कहा कि भाई आपके हालात तो काफी बुरे हो चुके हैं, तो आप ये क्यों ना करो कि एक रिजर्व करेंसी हमारी बहुत स्ट्रांग है, हम इकोनॉमिकली भी काफी स्ट्रांग जा रहे हैं, तो आप हमारा जो है डॉलर जो है वो एज ए रिजर्व करेंसी तौर पे दुनिया में यूज करो। ठीक है, वो आज तक जो है वो हम इसी तरीके से यूज करें। अब हो गया ये कि अमेरिका ने काम करना शुरू कर दिया कि रिजर्व करेंसी, सारी दुनिया मान गई कि भाई हमारे हालात बुरे ही हैं, चलो डॉलर के रिजर्व करेंसी को यूज करें। लेकिन रिजर्व करेंसी जो थी उसको बैक किया क्या, गोल्ड के साथ। ठीक है, सो ये दिस इज ब्रेटन वुड्स सिस्टम। इसमें तीन चीजें हुई, डॉलर एज ए रिजर्व करेंसी के तौर पे हुई, और दूसरा जो है यूएसए ने कहा कि जब भी कभी मसला होगा तो यूएस की मिलिट्री जो है वो आपको साथ हेल्प करेगी, और तीसरा उन्होंने एक चीज ओपन कर दी, एक्सेस टू यूएस मार्केट, यानी कि आप कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप जो है यूएस मार्केट में खुली फ्री ट्रेडिंग आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये ब्रेटन वुड्स सिस्टम हुआ ये कि 20-25 साल ये सिस्टम बहुत अच्छा चला, लेकिन अमेरिका क्लेवरली क्या कर रहा था कि गोल्ड को लेके अपने पास पेमेंट ले आता था और रिजर्व करेंसी डॉलर जो है पूरी दुनिया में उसमें स्प्रेड कर दिया। यूरोप के जो फ्रांस का मिनिस्टर, उसने पहली दफा कहा कि भाई आप जो है ये काम जो कर रहे हो, गोल्ड ले जा रहे हो और पैसा जब मर्जी प्रिंट कर लेते हो। ठीक है, तो दिस इज नॉट राइट, मैं इस चीज के हक में नहीं हूं कि आप ऐसा करें। और पूरी दुनिया ने फिर यही कहा कि भाई आपने जो हमसे गोल्ड लिया वो गोल्ड हमें वापस कर दें। ठीक है, जब गोल्ड वापस करना शुरू किया तो अमेरिका उस टाइम तक इतनी प्रिंटिंग कर चुका हुआ था कि अब उसको रियलाइज हुआ कि भाई मुझे गोल्ड स्टैंडर्ड से इसको हटाना पड़ेगा। तो 1971 के बाद आपका जो गोल्ड स्टैंडर्ड, रिचर्ड निक्सन ने आके अनाउंस किया कि हम गोल्ड स्टैंडर्ड को इसको हटाने लगे। ठीक है, जैसे ही वो हुआ उसके बाद आपकी पूरी दुनिया के अंदर फॉरेक्स मार्केट वाज ऑन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ठीक है, पूरी दुनिया में अब जो हम फॉरेक्स के अंदर जो ट्रेडिंग करते हैं, जो करेंसी की ट्रेडिंग होती है, उसके बाद से लॉन्च होना शुरू होगी, प्रॉपर होना शुरू होगी, क्योंकि गोल्ड बैकिंग से अब हट गया। ठीक है, अब यहां पे सिचुएशन ये आई कि उसके बाद से अमेरिका जो है वो ये देखना शुरू हुआ कि ओवरऑल मैं अपनी इकोनॉमी, मेरी इकोनॉमी काफी हद तक स्ट्रांग है, तो मैं अपनी स्ट्रांग इकोनॉमी का थोड़ा सा फायदा उठाऊं। ठीक है, तो यहां पे ब्रेटन वुड्स सिस्टम खत्म होके अब आपका आया दूसरा एक सिस्टम, न्यू लिबरल ऑर्डर सिस्टम। और ये आपका न्यू लिबरल ऑर्डर सिस्टम लॉन्च किया था रोनाल्ड रीगन ने एंड मार्गरेट थैचर ने। ठीक है, तो यहां पे ये चीज को समझिएगा, पहले जो है यूएसए रिजर्व करेंसी के तौर पे यूज कर रहा था, अभी भी रिजर्व करेंसी तो यूज हो रही है, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उस टाइम पे लॉन्च कर लिया कि हम लो टैरिफ्स करने लगे। ठीक है, ये अब 1970s, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आज के दिन पे जो इंपैक्ट आ रहा है
ये 1970 से चलता आ रहा है। तो इन्होंने क्या किया, लो टैरिफ्स कर दिए, फ्री कैपिटल मूवमेंट कर दी कि भाई पैसा आप मतलब आप करते रहोगे, ट्रेड करो। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी एक बनी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर बना, जिसमें काफी कंट्रीज ने ज्वाइन किया, और फिर वहां पे डिसीजन हुआ कि आप लोएस्ट प्राइस पे भी एक दूसरे के साथ ट्रेड किया गया। तो फ्री कैपिटल मूवमेंट हो गई, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट हो गया, लो टैरिफ्स आ गए। अमेरिका ने अपने आप को ओपन कर दिया कि भाई हम हमारे साथ काम करो, एक्सपोर्ट करो हमें, और हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे। उससे क्या हुआ कि अमेरिका का जो करंट अकाउंट है वो बढ़ना शुरू हो गया, डेफिसिट में आना शुरू हो गया। यानी कि अब एक्सपोर्ट जो थी वो कम हो रही थी और इंपोर्ट आपकी ज्यादा हो रही थी, लेकिन अमेरिका उसको करने दे रहा था काफी हद तक, क्योंकि उससे क्या हो रहा था कि अमेरिका ग्रो करता जा रहा था साथ साथ। हुआ ये कि जितनी भी आपकी इकोनॉमी, जब जैसी बात है एक कंट्री आपका ग्रो करेगा, वहां पे लोगों की लेबर भी बढ़ेगी, कॉस्ट भी बढ़ेगी, एवरेज अर्ली अर्निंग्स भी बढ़ती हैं आपकी। तो सारी इकोनॉमी के अंदर वहां पे जो बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी वो उठ के जाना शुरू हो गई चाइना, लो लेबर कंट्रीज के अंदर, और वहां पे जाके उन्होंने सेटअप शुरू कर दिया। ठीक है, और क्या करते थे, वहां पे सेटअप करते थे और अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करते थे। तो आपने देखा है स्टॉक मार्केट अमेरिका की बेहतरीन है, 2001 2008 9 सारे पीरियड्स के अंदर बेहतरीन चलती थी। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि आपके दूसरे कंट्रीज के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लेकिन आप यूएसए के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, और यूएसए को ये चीज अच्छी भी लग रही है कि भाई हमारे मुल्क के अंदर कैपिटल वगैरह भी सारा आ रहा है। ठीक है, सो ये सिचुएशन हुई, और हुआ ये कि टी बिल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट आई, बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट आई, और इवन के चाइना, जापान, सब कंट्रीज ने यूएसए का डेप्ट खरीदना शुरू कर दिया। अब डेप्ट देखें, लेकिन भाई बात क्या है, डेप्ट खरीदने से क्या होगा कि खुदा न खास्ता अगर ऊपर नीचे भी होता है, रेट्स ऊपर नीचे होते हैं, तो चाइना एंड जापान आर बेनिफिशियरीज एज वेल। तो वो क्या होगा कि अगर उसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो अभी यूएसए का जो बेनिफिट हो रहा है वो उनको भी साथ साथ उसी तरीके से बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये हो गई सारी सिचुएशन जो न्यू लिबरल की थी। ठीक है, अब हम आते हैं ट्रंप के ऊपर। अब ट्रंप जब 2016 में आया, इसमें बीच में आप देख रहे हैं कि मसले मसाइल भी आए, 2001 के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस, आपका डॉट कॉम बबल भी आया, इतनी ग्रोथ हुई, फिर 2008-9 में भी इतनी ग्रोथ हो चुकी थी कि फाइनेंशियल क्राइसिस आया। अब ये चीज पूरी दुनिया को थोड़ा सा खटकना शुरू हो गई, या थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम देना शुरू हो गई, कि यूएसए ये समझ रहा था कि अब हम क्या करेंगे कि इसको रिवर्स करना पड़ेगा। अब रिवर्स जो करना है, तो वो क्या होगा कि ट्रंप ने 2016 में आया, तो उसने वहां से ये आगाज किया कि हम ट्रेड वॉर पे जाएंगे। उसका बेसिक मकसद ये था कि मैं किसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग उठा के यूएसए में ले आऊं, तो वो चाइना के साथ ट्रेड वॉर में चला गया, ये हमने देखा। ठीक है, अब ट्रेड वॉर जब उसने किया, तो उसका जेन ये था कि मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगी वापस, लेकिन हुआ ये कि जैसे जैसे वो रेट बढ़ाता था, यानी कि अपना टैरिफ यहां से बढ़ाया, चाइना ने भी टैरिफ बढ़ा दिया। ठीक है, अब वो उसने कहा कि भाई ये तो चाइना एक मैनिपुलेटर है, कि भाई मैं प्राइसेस बढ़ा रहा हूं, तुम भी प्राइसेस बढ़ा देते हो। लेकिन चाइना वाज एट अ पोजीशन कि वो ये काम कर सकता था उस टाइम पे। ठीक है, तो ये जो ट्रंप की जो पॉलिसी आई उस टाइम पे, ये थोड़ी सी आपकी खराब हो गई उस टाइम पे, ये अफेक्ट नहीं की। जो मैन्युफैक्चरिंग आनी थी थोड़ी बहुत आई, उससे ज्यादा नहीं आई। तो ये जो आपकी जॉब्स वगैरह की बात थी वो ज्यादा नहीं बढ़ी। अच्छा, अब उसके बाद आपके बाइडेन का जो पीरियड आया था 2019 के अंदर, उसने क्या किया कि उसने उल्टा सब्सिडाइज कर दिया यूएस इकोनॉमीज को, कि बूस्ट मिले, जॉब्स वगैरह ज्यादा क्रिएट हुए। कोविड भी आ गया उस टाइम के अंदर, तो जॉब्स वगैरह ज्यादा क्रिएट हुई। लेकिन उससे भी क्या हुआ कि इतनी जितनी एक्सपेक्टेड थी कि जॉब ज्यादा बढ़ेंगी या होगा सिचुएशन, उतनी नहीं बढ़ी। एंड नाउ वी आर बैक टू दैट पोजीशन कि ट्रंप दोबारा वापस आया है, और अब जो है वो टैरिफ लगा के फिर से कोशिश कर रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग किसी तरीके से यूएसए वापस लेके आई जाए। जो ग्रोथ हमें एक्सपेक्टेड है वो तब तक नहीं आएगी जब ये सिचुएशन आपकी बनेगी। अच्छा मार, ये जो पूरी हिस्ट्री आपने बता दी है, ऑब्वियसली टैरिफ से हमें समझ आती है कि मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है, लेकिन टैरिफ जो जिस तरह का अभी ट्रंप ने किया हुआ है, एक तो उसमें दो मसले मुझे नज़र आते हैं। अभी जो एक्सपेक्टेशन थी यूएस के अंदर वो ये थी कि इन्फ्लेशन नीचे जाएगी, क्योंकि थोड़े से ना उनके भी एक्सटेंडेड हो गया जो इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है, लेकिन टैरिफ की वजह से एक थ्रेट और आ गया है कि शायद इन्फ्लेशन नीचे नहीं जाएगी, ऊपर ही जाएगी। रीज़न ये है कि टैरिफ की वजह से ना जो प्लेयर ऑलरेडी लोकल मैन्युफैक्चरर है, तो वो ऑटोमेटिकली पास ऑन नहीं करता कस्टमर को। इसका मतलब है कि जो चीज़ ऑलरेडी वो मैन्युफैक्चर करता मे बी $50 की, और टैरिफ की वजह से जो उसका कंपटीशन है जो कि बाहर से ले रहा था, उसको वो चीज़ 80 की पड़ गई। तो कभी इम्कान ये है कि वो भी 50 की जगह ना $70 करेगा, वो उसको पास ऑन नहीं करेगा कस्टमर्स पे, और इवेंचुअली
जो डिबेट अब ये चल रही है कि जो एंड कंज्यूमर है वो ज़्यादा पे करेगा रादर दैन जितना बेनिफिट आपको टैरिफ की वजह से गवर्नमेंट को या मुल्क को पड़ेगा। मैं एक CNN की रिपोर्ट देख रहा था कि इतनी लोगों की सैलरी में इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा जितना टैरिफ का नेगेटिव इम्पेक्ट है यूएस के अंदर। तो इसको ज़रा आप बता दें कि ये जो कर भी रहे हैं तो उसे लोकल मैन्युफैक्चरर तो ज़्यादा बेनिफिट तो उसके लिए है, उसके लिए तो है ही नहीं जो एंड कंज्यूमर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, यही पॉइंट जो है ना, जो बड़े बाकी के इकोनॉमिस्ट जो हैं वो यही बात कर रहे हैं कि आप जब ये काम करोगे तो उससे इन्फ्लेशन, महंगाई ज्यादा हो जाएगी, बिकॉज पीपल विल नॉट बी एबल टू बाय एट दैट पॉइंट उस प्राइसेस के ऊपर। ठीक है, उनकी सैलरीज इतनी नहीं है कि आप जितना टैरिफ लगा रहे हो और उतनी प्राइसेस जो वहां पे कंपनीज हैं उनको बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, अब ये पॉइंट ये है कि ये जो ओवरऑल अभी ट्रम्प कर रहा है, मुझे तो यही लग रहा है कि आगे जाके निगोशिएशन के लिए ओपन कर दिया है। अभी तक जो है स्कॉट बेसेंट जो है वो ये कह रहा है कि 70 कंट्रीज ने ऑलरेडी कांटेक्ट कर लिया है हमारे साथ कि आप ये टैरिफ को निगोशिएट करें। मैंने आपको ऑलरेडी शुरू में एक बात की कि ये नहीं मुझे लग रहा कि टैरिफ का मकसद ये है कि मैन्युफैक्चरिंग को वापस लाया जाए। मुझे लगता है कि टैरिफ का ज्यादा मकसद ये है कि किसी तरीके से प्रेशर जनरेट हो जाए कि जिसकी वजह से आपके टी बेस जो 10 ईयर का जो बॉन्ड है यूएसए का, वो नीचे आ जाए टुवर्ड्स लोअर साइड, 0% के पास आ जाए, 1% 2% आ जाए। इस टाइम पे भी वो डिक्रीज हो गया है। अब आप देखो हुआ क्या है, जब आपने केओस किया, पैनिक से क्या होता है कि लोग जितने भी आपके जो फिक्स इनकम होते हैं उसके अंदर जंप करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और जब जैसे ही आप उसके अंदर जंप करते हो तो बॉन्ड डिमांड में आ जाता है। उस टाइम जो भी बॉन्ड्स आते हैं डिमांड में आते हैं तो बॉन्ड की प्राइसेस एकदम से शूट अप कर जाती है, जिसकी वजह से आपकी यील्ड जो है नीचे आ जाए, जो रिटर्न आपके आना होता है उसकी यील्ड आपके आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू होती है। तो मुझे लगता है कि ट्रम्प या उसके एडमिनिस्ट्रेशन यही कर रही है, और ये फैक्ट मैं आपको ये भी बताता चलूं, स्कॉट बेसेंट ने अपनी ट्वीट्स में भी जाहिर किया है। उसने, अगर आपने देखा, ट्रम्प ये भी बात कर रहा है कि रिसेशन में चला जाए हमें मसला नहीं है अमेरिका, अगर ग्रोथ जो है स्लो डाउन भी होती है हमें वो मसला नहीं है। हमें मोस्ट कंसर्निंग ये है कि व्हाट इज द 10 ईयर बॉन्ड यील्ड राइट नाउ। ठीक है, और ये पैनिक क्रिएट करके थोड़ा सा नीचे बॉन्ड यील्ड आ जाएंगी तो दोबारा से ये लोन उठा लेंगे। और दूसरे एंड पे मैंने आपको वैसे भी बता दिया, और मेजरली लोगों का यही मानना है कि ये जो टैरिफ्स लगाए गए हैं इतना टैरिफ्स नहीं लगेंगे, इससे कम होगा, निगोशिएशन होगी और ये रेट्स को कम किया जाएगा। जब कम किया जाएगा तो अगेन इसके अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो ये पूरा जो इसका साइकिल है, ये अगेन स्कॉट बेसेंट और स्टीव मिरान जो है उसके, आप जाके इसको देख सकते हैं, वो ट्वीट्स में यही बातें कर। अच्छा, अब इसका जो पहली तो इम्प्लीकेशन थी, यूएस की स्टॉक मार्केट सारी डाउन, क्रिप्टो सारी डाउन, इंटरनेशनल मार्केट सारी डाउन। तो ये जो रिपल इफेक्ट हमें नज़र आ रहा है, सब मार्केट उसका एक इम्पैक्ट नेगेटिव ले रही हैं। तो थोड़ा ज़रा इसका फ्लो भी बताएं कि स्टॉक मार्केट ने क्या चीज़ अब देखनी है कि वो रिकवरी पे आएगी, कौन से टाइम पे हम समझ सकते हैं कि बाउंस बैक हो सकता है। कल मैं देख रहा था CNBC पे आ रहा था कि ट्रम्प की तरफ से आया हुआ था कि हम 3 मंथ्स का रिलैक्सेशन पीरियड दे रहे हैं, उसके बाद टैरिफ लगाएंगे। और फिर आधे घंटे बाद फिर वाइट हाउस से बयान आया कि भाई ये फेक न्यूज़ है, इस पर आपने नहीं जाना। तो अब हमें क्या इंडिकेटर होगा कि जो जो मार्केट्स इतनी ब्लीड कर रही हैं, कहाँ पे ये रुकेंगी, कहाँ से रिकवरी होगी? इसका अगर थोड़ा सा बता दें कि इसका इम्पैक्ट और स्टॉक मार्केट किस तरह रिएक्ट करेगी। अच्छा, अब स्टॉक मार्केट के ऊपर अभी तो फिलहाल प्रेशर है, और खास तौर पर जो इंपोर्ट कंपनीज हैं इन यूएसए उनके लिए तो थोड़ा सा कंसर्निंग चीज हुई भी है, क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको पता है टैरिफ तो उनके ऊपर जब ज्यादा लग रहा है, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही तो उनको तो प्राइसेस बढ़ानी पड़ेंगी, तो उनकी डिमांड चीजों की निस्बतन कम होगी। तो उनकी कोशिश है किसी तरीके से ये टैरिफ जो है ना कम हमारे लिए कम हो जाए, तो हम थोड़ा सा संभल सकते हैं अपने लिए। ठीक है, सो इंपोर्ट कंपनीज के ऊपर तो थोड़ी बहुत हिट है। ठीक है, जो दूसरी है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो गई, वो काफी हद तक ठीक ही रहेंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑर्डर वहां पे शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को, और अगर वो प्रोडक्ट वहां पे बनती है तो। ठीक है, और जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज यहाँ पे शिफ्ट होंगी वापस, उनके लिए भी फायदा है। ठीक है, तो ये 2-3 यहाँ पे फायदे हैं। दूसरे जो है, जैसे ऑयल के ऊपर वो बहुत ज्यादा बुलिश है, ट्रम्प बहुत ज्यादा है। अच्छा, ऑयल के रेट की बात नहीं कर रहा मैं, ऑयल की बात कर रहा है, ऑयल की कंपनीज को वो काफी ज्यादा कह रहा है कि ड्रिल बेबी ड्रिल के नाम से जो उसने स्लोगन यूज किया हुआ है कि यहाँ पे अपना यहाँ पे एक्सप्लोर करें, बजाय इसके कि कनाडा से तुम लो, मिडल ईस्ट से ऑयल लो। तो वो कोशिश कर रहा है कि उन कंपनीज को थोड़ा सा मोटिवेट करें। ठीक है, सो यहाँ पे अगेन जो ऑयल वाली कंपनी, एनर्जी वाली कंपनी है, थोड़ी सी वो भी बेहतर रहेंगी। तीसरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कोई इतना मेजर हिट नहीं है ही नहीं, बल्कि मेजर क्या कह रहा हूँ, हिट ही नहीं है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर वो ठीक ठाक ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और उसके ऊपर वो फोकस भी करवा रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बूस्ट करें, तो वो चीज भी आपकी हद तक काफी तक बेहतर रहेगी। ठीक है, सो ये है फ्रॉम यूएसए स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव। अगर आप पाकिस्तान पर्सपेक्टिव से पूछेंगे तो सिवाय टेक्सटाइल कंपनीज के आपके किसी भी हमारे सेक्टर जो है वो ज्यादातर एक्सपोर्ट यूएसए को नहीं करता, तो इतना कोई मसला नहीं है फ्रॉम पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एज वेल। हमारी कंपनीज बहुत बेहतरीन है, ग्रोथ चल रही है हमारी, इन्फ्लेशन नीचे है, मेजर इंपैक्ट हमारी कंपनीज के ऊपर नहीं आना चाहिए, एक्सेप्ट जो आपकी जो टेक्सटाइल की थोड़ी बहुत है कंपनीज, 3-4 कंपनीज ही मेजर हैं जो ज्यादा एक्सपोर्ट करती है यूएसए। अच्छा, पाकिस्तान का तो चलें समझ आता है। एक हमें ग्लोबल शॉक था जिसकी वजह से हुआ, और आई थिंक लोगों को यही समझना चाहिए कि बेसिक समझें आप। मैं देख रहा था क्योंकि यूएस नीचे चला गया तो पाकिस्तान को भी जाना चाहिए, और एक आध दिन हमने एक प्रेशर भी देखा। लेकिन जो पॉजिटिव्स हैं पाकिस्तान की साइड पे, अभी हम देख रहे हैं कि ऑयल भी क्रैश हुआ, $60 के बैरल पर उसके ऊपर आ गया था। फिर ऊपर से हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट पहले ही नीचे जा रहे हैं। फिर ऑन टॉप ऑफ इट एक जो पॉजिटिव जो अभी हमें न्यूज़ आई है कि 6 से 7 रुपया जो बिजली की प्राइस नीचे गई है। तो मेरे ख्याल में ये सारे ट्रिगर्स थे जो कि स्टॉक मार्केट की फेवर में जा रहे थे कि यहाँ पे कंपनीज को परफॉर्म होना चाहिए। सिर्फ ये टैरिफ्स की वजह से उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया। सो गोइंग फॉरवर्ड व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट पे आपका व्यू पॉइंट क्या है? इसको कितना सीरियसली हमें देखना चाहिए? किस पॉइंट पे हमें कंसिडर करना चाहिए यार, ग्लोबल वाली चीज़ भी देखें क्योंकि इसका इम्पैक्ट इधर भी आएगा। एज आपने अब ऑलरेडी कहा है कि जो हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इम्पोर्ट्स तो इतनी ज़्यादा नहीं, हम ऑयल वैसे भी ये मिडल ईस्ट से ज़्यादा ले रहे होते हैं, सऊदी अरब से ज़्यादा है। तो हमें कितना कंसर्न या कितने तरीके से इसको देखना चाहिए वैसे? अच्छा, पाकिस्तान के लिए कंसर्निंग नहीं है, ठीक है, ये मैं बड़ा क्लियरली बता दूं, पाकिस्तान मार्केट विल बी बुलिश, अच्छी रहेगी, आपकी जो ग्रोथ होगी वो अच्छी रहेगी। अच्छा, उसकी रीजन भी आपको बता देता हूँ। पहली बात ये कि ट्रंप ऑलरेडी बहुत फोकस करवाना चाह रहा है कि रशिया एंड मिडिल ईस्ट जो है ना, कोशिश करके जो ऑयल का रेट है वो $60 से नीचे ले आए। ठीक है, $60 तक रख लें, और वो मेरे ख्याल से सऊदी अरब विजिट भी कर रहा है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो मतलब नियरली अगले मंथ के अंदर या 2 मंथ्स के अंदर उसने विजिट करना है। तो उसका एजेंडा है कि ऑयल किसी तरीके से नीचे रखा जाए, और मेरे ख्याल से कि वो रशिया के साथ भी जो पीस की टॉक कर रहा है, तो वो शायद एक ये भी बात करे कि भाई मैं आपकी हेल्प तो कर रहा हूँ कि आपकी पीस वहां पे हो जाए, सारा सिचुएशन हो जाए, बट बदले में आप ये भी काम करो कि ऑयल का रेट थोड़ा सा नीचे वगैरह इस तरह रखे। पर कोशिश है ना, जाहिर सी बात है कि वो ट्राई करेंगे किसी तरीके से कोई निगोशिएशन हो जाए। सो अगर ऑयल नीचे रहता है तो फिर पाकिस्तान के लिए तो अच्छी बात है कि हमारी इन्फ्लेशन नीचे ही रहेगी, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन से ही तो सारा मसला आता है, और ऑयल जो है वो हमारा मेजर इंपैक्ट है इन्फ्लेशन का। ठीक है, सो ये चीज तो हमारे लिए काफी हद तक बेहतर रहेगी। दूसरी जो है, ऑलरेडी वी आर इन अ ग्रोइंग फेज, हमारी इन्फ्लेशन जो है वो तकरीबन 0.5%, ये तकरीबन इस टाइम पे है हमारे सीपीआई, तो उसके हिसाब से भी देखा जाए तो हमारी ग्रोथ बहुत जबरदस्त है। ठीक है, सो ये सिचुएशन आपकी आती है। अब पॉइंट आता है कि व्हाट विल द डॉलर डू राइट नाउ। ठीक है, डॉलर की मेंटेनेंस के ऊपर जो है ना, वो एक इंपैक्ट अभी देखना है, जो जैसे मैंने आपको स्टीव मिरान की बात की कि वो चाह रहा है, वो ये कह रहा है कि डॉलर को हम डेप्रिशिएट किए बगैर या इसकी कम से कम थोड़ी वैल्यू को मेंटेन करके तो हम अपना काम निकलवा सकते हैं। ठीक है, ये एक डिबेट वहां पे चल रही है जो कि मुझे लग रहा है कि शायद सक्सेसफुल हो जाएगी। इसी वजह से अभी जो आप देख रहे हैं कि पहले जो स्टॉक मार्केट नीचे भी गिरी है, हो क्या रहा है, वो ये रहा है कि वो पूरी दुनिया का जो टर्मोइल अभी नजर आ रहा है टैरिफ की वजह से, सो पैसा उठ के जा रहा है बॉन्ड्स के अंदर। हमेशा ज़हन में रखिए, ऐसे नहीं मार्केट नीचे गिरना शुरू हो जाती। मार्केट्स में से अगर पार्टिसिपेंट थोड़ा सा निकलना चाह रहा होता है तो वो कोशिश कर रहा होता है कि किसी ऐसी जगह पे थोड़ा बहुत मैं पैसा पार्क कर लूं जहां पे रिटर्न निस्बतन थोड़ा मुझे सिक्योर हो जाए, नीचे जाए बहुत ज्यादा ना बढ़े चाहे, लेकिन सिक्योर हो जाए। तो वहां पे क्या नजर आ रहा है कि जो 10 ईयर के बॉन्ड्स आपके थे जो कि 4%, 4.5% पे थे भी कुछ अर्सा पहले, वो ऐसा ऐसा नीचे आना शुरू हो गए, तो लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो उसको लॉक कर ले हम 4% पे। ठीक है, ताकि जो मार्केट का हिट जो आई हुई है वहां पे हो जाए। सो इस वजह से आपको मार्केट थोड़ी नीचे नजर आ रही है। इवन हो सकता है पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा सिचुएशन हो जिसकी वजह से वो शिफ्टिंग हो रही हो, लेकिन दैट बीइंग सेड हमारे हालात बेहतर है। अच्छा, अब डॉलर के ऊपर जो स्टीव मिरान बात कर रहा है, मैं उस पर थोड़ी सी बात कर लेता हूं ताकि हमें थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में पता लग सके। जब भी मैंने ये कोर्स के अंदर भी मैं पढ़ाता हूँ फॉरेक्स फंडामेंटल्स के अंदर कि आपकी जो है अगर लेट्स सपोज इंटरेस्ट रेट जो है जब नीचे होता है कंट्री का, तो आपकी जो प्राइस जो करेंसी होती है वो भी थोड़ा सा इंपैक्ट लेती है, नीचे आती है। ठीक है, उसकी वजह क्या है, जैसे इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं तो आपके सेविंग के अकाउंट के नंबर भी नीचे आएंगे। तो जाहिर सी बात है, जब आप बैंक में कोई पैसा रखोगे, अगर उसको पैसा कम होता जा रहा है तो आपको इतना नहीं होगा कि भाई मैं सेविंग अकाउंट में रखूं, मैं कहीं और रखने को आपका दिल करेगा। ठीक है, सो पहली बात कि इंटरेस्ट रेट नीचे आने से डॉलर नीचे आएगा।
ठीक है, एक चीज हो गई। दूसरी चीज जो ये है कि आपकी जब इंटरेस्ट रेट नीचे आता है तो उसके साथ ग्रोथ भी आती है, जो कि अभी नजर आ रहा है कि अमेरिका के अंदर शायद इन्फ्लेशन ज्यादा ऊपर रहेगी, ग्रोथ नहीं रहेगी, तो उसका भी नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है डॉलर के ऊपर। लेकिन चले हम इस पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं कि आगे जाके टैरिफ रिवर्स होते हैं, इंटरेस्ट रेट नीचे आता है तो ग्रोथ आ जाए, ठीक है, एक एक पर्सपेक्टिव लेते हैं। जब ग्रोथ आएगी तो उससे ग्रोथ से डॉलर भी थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो एक जगह मैं क्या बात करूं, इंटरेस्ट रेट के दो इंपैक्ट है, नीचे आने से इंटरेस्ट रेट डॉलर नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है। अब ये इंपैक्ट देखना होता है कि ग्रोथ कितनी आएगी या इन्फ्लेशन ज्यादा आएगी। इन्फ्लेशन ज्यादा होगी तो नीचे गिर जाएगी करेंसी, अगर ग्रोथ ज्यादा होगी तो थोड़ा बहुत ऊपर आ जाएगी। तो इंटरेस्ट रेट का ये पर्सपेक्टिव आ गया। दूसरी बात ये कि जो आप टैरिफ लगा रहे हैं उससे डॉलर जो है ना उसको स्ट्रेंथ मिल सकती है। वो किस तरीके से मिलेगी कि जब एक चीज मैंने बताई थी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक क्राइटेरिया होता है जिसमें आप करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट को दोनों को देख रहे होते हैं कि कितना पैसा एक मुल्क के अंदर आ रहा है या जा रहा है। सो अगर लेट्स सपोज टैरिफ लगाए जाएंगे तो दुनिया में डॉलर कम हो जाएगा, शॉर्टेज हो जाएगी इसकी डॉलर में। जैसे हमारे मुल्क में क्या हुआ था 2022 के अंदर, रिजर्व्स हमारे कम हो गए ना, डॉलर हमारे पास कम हो गया, उससे क्या हुआ, यूएसडी पी के ऊपर चला गया था, तो डॉलर ऊपर चला गया। सो जब ये सिचुएशन होती है, टैरिफ आप लगाते हो तो डॉलर मार्केट में कम हो जाते हैं, जो कम होंगे तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पहले इनिशियली लग रहा है कि प्राइसेस अभी नीचे आएंगी, जो कि अभी आएंगी, ठीक है, जो कि मुझे लग रहा है कि अभी आती जाएंगी, कुछ अच्छा तो रहेंगी, ठीक है, उसके बाद फिर डॉलर की थोड़ी सी पावर ज्यादा बढ़ेगी बेस्ड ऑन सेविंग्स वगैरह, ठीक है। तो ये चीज हमें नजर आ रही है, जो स्टीव मिरान कह रहा है, मैं उसी पॉलिसी के बेस के ऊपर मैं बात कर रहा हूं कि डॉलर की पावर भी रखती, टैरिफ वाली बातें भी हो गई, ग्रोथ भी आप ले आए, ग्रोथ भी हो गई, निगोशिएशन भी हो गई, और उनको जो है टी बिल्स बॉन्ड का रेट भी नीचे मिल गया, और उसकी बेस के ऊपर वो डेप्ट उन्होंने ज्यादा रेस कर लिया और अपना डेप्ट ही पिछला वाला उतार दिया, और फिर सिलसिला इस तरह से चला दिया। तो ये पॉलिसी सारी इस टाइम पे नजर आ रही है। दूसरी आर्गुमेंट ये बनती है कि बाकी कंट्रीज क्या इस चीज को अडॉप्ट करती हैं। चाइना जो है जाके किसी और कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर सकता है, पाकिस्तान भी किसी को और एक्सपोर्ट कर सकता है। तो ये सिचुएशन जब होगी तब डॉलर से थोड़ी सी आप अमेरिका से ऊपर डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम कर सकते हो। बट अभी की सिचुएशन जो नजर आ रही है, कोई भी कंट्री नहीं चाह रहा, 70 कंट्रीज ने अगर दोबारा से उनसे राब्ता कर लिया है अमेरिका से कि भाई अब हमारे साथ टैरिफ की निगोशिएशन करो, दिस मीन्स के यूएसए अपना जो इकदाम कर रहा है उसमें वो कामयाब हो गया है कि वो टैरिफ पे निगोशिएशन कर ले। ज्यादा नहीं भी करने तो क्या होता है कि एक दफा डराते हो आप, मैं इतना लगाऊंगा, फिर आप थोड़ा सा कम कर देते हो, लेकिन फिर भी पिछले से बढ़ा ही लेते हो। तो फिर मेरे हिसाब से ट्रम्प जो है वो अपनी पॉलिसीज में काफी हद तक अभी तक कामयाब है, लेकिन आगे जाके जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो देखने पड़ेंगे क्या होगा। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये जो ये पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का जो डिपेंडेंसी है, जिस तरह क्रिप्टो भी हमने देखा कि वो भी काफ़ी सेल ऑफ होगा, इन दोनों की आपस में क्या कोरिलेशन है ना, कि स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो का आपस में क्या कोरिलेशन है? ये दोनों भी इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं ऐसे। अच्छा, मजेदार बात यह कि जो क्रिप्टो जो है और गोल्ड, ये दो चीजें जो है आप देख रहे होंगे कि गोल्ड तो बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, क्रिप्टो में थोड़ा बहुत प्रेशर आया हुआ है। लेकिन फिर भी एक चीज को ध्यान में रखें, जब भी आप कोई ऐसी पॉलिसीज लेके आते हैं जिसमें आप ग्रोथ को लेके आना चाह रहे हो या एक्सपेंशनरी पॉलिसी लेके आना चाह रहे होते हैं, तो अमेरिका के पास एक ही तरीकेकार होता है, प्रिंट करो पैसा, ठीक है, डेप्ट क्रिएट करो, और डेप्ट क्रिएट करके पिछला डेप्ट भी उतारो और तो अपने मुल्क को चलाओ। जब डेप्ट क्रिएट करते हैं ना तो आपकी करेंसी की वैल्यूएशन कम होती है। तो आप क्रिप्टो को देख लो, गोल्ड को देख लें, जितना पैसा मार्केट के अंदर डाला जाता है, सर्कुलेट किया जाता है, उतनी ही ये तेजी से ऊपर जाती है। तो मैं बुलिश हूं क्रिप्टो के अंदर भी। ये छोटी मोटी थोड़ा बहुत रिवर्सल वगैरह आ जाए, इतना कोई मैटर नहीं करता। हल्की सी भी आपको न्यूज मिलेगी दोबारा टैरिफ में चेंजेस वगैरह आ गई, दोबारा से शूट अप कर जाएंगे। सो ये इसका एक साइकिल अब बड़ा इजी होता है कि आप गोल्ड को देखना है, पैसा देखें, मनी सर्कुलेशन में कितना है, और उससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि सेफ हेवन के तौर पे लोग फिर उधर शिफ्ट हो जाते हैं। सही है। और अगर मैं आखिर में आपसे आपका पर्सपेक्टिव लूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ग्लोबल में यूएस में कोई बंदा सुन रहा है इस वक्त, अगर उसके पास $50,000 पड़े हुए हैं, तो कौन से ऐसे क्लासेस होंगे जिसमें आप एक्सपोजर लेंगे बेस्ड ऑन जो करंट चीज़ें चल रही हैं? अच्छा, बेस्ड ऑन दिस सिचुएशन मैं खास तौर पे देखूंगा कि मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज कौन कौन सी हैं इन अमेरिका, जो कि अगर वहां पे शिफ्ट हो रही हैं या फिर अपना ऑर्डर्स जो हैं बाकी कंट्री से उठा के पहले उधर लेके आना चाहिए। पहली चीज तो ये वो कंपनी ज्यादा बेहतर रहेंगी, ठीक है। इंपोर्ट को तो मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, जो मुझे लग रहा है कि वो उनको हिट तो काफी हद तक रहेगी।
दूसरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि इसके ऊपर जो है काफी हद तक कंपनीज ऐसी हैं जो कि आगे रहेंगी। अमेरिका इसको अपनी पावर बनाना चाहता है कि हम पूरी दुनिया को डोमिनेट करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, तो उसके अंदर भी अच्छा पैसा बनता है। एक मैं अभी पॉडकास्ट से पहले ना इसकी एक फैक्ट्स देख रहा था। जब भी मार्केट एक साल के अंदर, जिस साल जो है लगातार दो सेशंस के अंदर 4.5% या 5% ही कह लें, चले 4.5% समझ लेते हैं, 4.5% दो दफा लगातार नीचे जाए, तो अगर आप उस टाइम पे बाय करते हैं तो अगले साल ऑन एवरेज आप 16% प्रॉफिट बनाते हैं। ये एक फैक्ट देख रहा था मैं पिछले 100 सालों का, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे 16% मैंने आपको बताया पिछले सालों को मिला के, लेकिन रिसेंट अगर आपके जो क्रैशेस आए थे उसमें अगर आप ये करेंगे काम, तो ऑन एवरेज आपकी 20-25% आप पैसे बना सकते हैं इन यूएसए। और ये जो पाकिस्तान में हम लोग कर रहे हैं तो हमारे लिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, एंड ऑल इज़ वेल एज़ वेल। मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ग्लोबल को थोड़ा लोकल पर्सपेक्टिव से भी देखें, हमारी कोई इतनी डिपेंडेंसी नहीं है, ना हमारे किसी वजह से यूएस को कोई प्रॉब्लम होती है, हमारी रेलेवेंसी है ही नहीं उतनी ज़्यादा। तो हम तो खैर हमारा जो डेफिसिट जो यूएस ने बताया हुआ है 58%, वो इसीलिए है क्योंकि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। मैं एक वैसे हमारे एक फैक्ट बता रहा था कि हम माशाल्लाह मुस्लिम ब्रादर मुल्क से, जिस तरह सऊदी अरब से हमारे काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप हैं। मैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की फ़िगर देख रहा था, हम एक्सपोर्ट यूएस को ज़्यादा करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं, और हम इंपोर्ट सऊदी अरब से ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। तो ये पता नहीं कैसा ब्रादर मुल्क है कि जिसमें हमें ज़्यादा कॉस्ट पड़ रही है उनसे चीज़ें लेने की। जैसा मेरे ख्याल में 1/3 ऑफ द इम्पोर्ट बिल इज़ ऑयल, और ऑयल ज़्यादातर हम सऊदीया से ही ले रहे होते हैं। लेकिन उसी जगह पे एक मुल्क जहाँ पे हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, हमें नेगेटिविटी उस मुल्क के बारे में कहते हैं जिस मुल्क पे एक्सपोर्ट करके हमें डॉलर ज़्यादा मिल रहे हैं, और उस मुल्क जहाँ पे हमें डॉलर कम मिल रहे हैं या इनफैक्ट डॉलर का ख़र्चा ज़्यादा है, हम वो हमारे लिए बड़ा एक ब्रादर मुल्क है कि हमारे लिए बड़ा वो बेनिफिशियरी है एक लिहाज से। हाँ नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। एक तो वैसे तो हमें यूएसए को बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करनी चाहिए, मजीद और भी बढ़ाने चाहिए, लेकिन हम इंपोर्ट यूएसए से कम ले रहे हैं, ठीक है, ये तो एक फैक्ट है। और ये बेचारा पाकिस्तान भी एक वो बच्चा नहीं होता छोटा सा, यार मुझे क्यों मारा बीच में, तो वो सिचुएशन हुई भी थी कि हमारे तो टैरिफ तो है जो हम यूएसए पे लगा रहे हैं वो 7% है सिर्फ, ठीक है, और हम जो यूएसए हमारी प्रोडक्ट्स पे लगाता है वो 9% है। तो यहाँ पे हमारे ऊपर 58% लगा दिए, तो फौरी तौर पे यहाँ पे जो पाकिस्तानी है उन्होंने भी राब्ता किया कि भाई थोड़ा सा हमारे पे भी हाथ हौला रखें, तो ये सिचुएशन बन रही है। लेकिन दैट बीइंग सेड, हम एज अ कंट्री अपनी स्ट्रेंथ को नहीं समझते। वैसे हमें हम एक लेबर, हम इसमें बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं कि लो लेबर कॉस्ट है। लो लेबर कॉस्ट होना एक बेनिफिट भी है आपके लिए। हम अच्छी स्किल्स को यूज करके ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अगर नहीं कर सकते तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। ये हमेशा से प्रॉब्लम रहा है हमारा कि हम अपनी पोटेंशियल को ना समझते हैं, ना तनकीद करते हैं। स्टॉक मार्केट हल्की सी नीचे आती है भाई एकदम से घबरा जाते हैं। यार पीछे फंडामेंटल्स को समझो, फंडामेंटल सही है, इंटैक्ट है, इन्फ्लेशन हमारी इतनी नीचे है, पाकिस्तान मार्केट बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट रही है अभी पिछले साल के अंदर पूरी दुनिया की, ठीक है। तो आप देखोगे कि कहां से किस तरीके से पैसे बनाए जाते हैं, देखो कि कौन कौन सी कंपनीज कितना जबरदस्त प्रॉफिट बना रही है, तो उसमें एक्सपोजर लें। उसमें आप नया जॉब करते हैं, नया बिजनेस करते हैं, उसमें आपको 5 साल लगते हैं पैसे रिकवर करने में। यहाँ पे बैठे बैठे इतनी कंपनीज है स्टॉक मार्केट के अंदर, आप सिंपल जाएं, अच्छी कंपनी को देखें कि ये कितनी ग्रोथ हो रही है, कितनी प्रॉफिट हो रहा है, उसमें जाके इन्वेस्टमेंट कर दें, ठीक है। तो यही काम तो हम यहाँ पे वैसे सरमाया पे यूट्यूब पे आपने भी देखा है, बुल्स एंड बियर्स भी हम कर रहे हैं, आपकी कितनी जबरदस्त वीडियोस होती हैं, सिंपल हर बंदे को एक्सप्लेन कर रहे हैं यार किस तरीके से पैसा बनाया जाता है। म्यूचुअल फंड में डाल दो यार, मतलब किसी तरीके से अपने आप की ग्रोथ लेके आओ, अंडरस्टैंड द मार्केट। और अगर आपको नहीं समझ आती है, अगर टाइमिंग्स, अगर आपके पास टाइम इतना नहीं है कि आप वीडियोस को देखें, तो कोर्स आप ज्वाइन कर लो, फराज का कोर्स ज्वाइन कर ले, मेरा कोर्स ज्वाइन कर ले। हम स्पेसिफिकली यही चीजों को तो डिस्कस करते हैं कि किस टाइम पे कौन सी इकोनॉमी किस कंट्री की बेहतर है। आज हमने ट्रम्प के ऊपर बात की, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर सारी बात की कि कहां कहां पे क्या अप्लाई हो रहा है, यूएसए को क्यों जरूरत पड़ रही है, और उसकी बेस के ऊपर मार्केट कैसे प्रेडिक्ट हो रही है। मैंने कैसे प्रेडिक्ट कर लिया था कि 13 अक्टूबर 2022 को यार यहाँ से रिवर्सल होगा। मैंने कैसे प्रेडिक्ट कर लिया था जून जुलाई के अंदर 2023 के अंदर जो आपकी हमारी स्टॉक मार्केट रिवर्स कर जाएगी। फराज ने कैसे प्रेडिक्ट कर लिया अप्रैल 2023 मई के अंदर के अब आपकी मार्केट इतनी तेजी से ऊपर जाएगी कि पकड़ी नहीं जाएगी, ठीक है। बेसिक्स है कि इकोनॉमिक्स की समझ आना है, इकोनॉमी की समझ है, वही चीज हम आपको एक्सप्लेन करते हैं।
बिल्कुल सही है। और आई थिंक मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगा, 50 मिनट्स हो गए और मैंने 50 मिनट्स में इसको ख़त्म करना था। आप सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम सरमाया डॉट पीके की कम्युनिटी के अंदर भी लोग काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं, मैं देख रहा होता हूँ। लोग इन्वेस्ट भी कर रहे होते हैं और आके दूसरों से पूछ रहे होते हैं कि मेरी इन्वेस्टमेंट क्या थी, मैंने बेचा तो सही किया, क्या मैंने ख़रीदा तो सही किया। ये इतना बड़ा टेंशन है और ऑन टॉप ऑफ इट इतने स्कैम्स हो रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर। अभी ट्रेयर एनएफटी की इतनी वीडियोस मेरे उस पे आ जाती हैं फीड के ऊपर कि लोगों को समझ ही नहीं है कि आपका जो पैसा है, जिस तरह कहते हैं ना कि सामान, जो पैसेंजर है वो अपने सामान सामान का ज़िम्मेदार खुद है। आप लोगों से ज़्यादा आपको अपने पैसे की कदर नहीं होगी। आपने अपने आप को इनेबल करना है ताकि आप अपना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करें, क्यों करें, क्या रीज़न है आप कर रहे हैं। जब तक वो मेंटल सोच, वो चीज़ आपके जहन में नहीं होगी, आप अपना पैसा नहीं बना सकते। पैसा लगाना के लिए पैसा ज़रूरी नहीं है। अब जो इन्वेस्टमेंट है, डाटा इतना आ गया है, एआई इतनी आ गई है, आप एआई में चैट जीपीटी में पूछ लें, वो आपको 4 कंपनियाँ बता देगा। लेकिन इसमें पेशेंस, टेम्परामेंट बिल्ड करने के लिए आपको एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। अब जो गेम रह गई है, अब आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास डाटा नहीं था तो मैं इन्वेस्ट नहीं कर सका। वो वाली लॉजिक मेरा नहीं ख्याल अब रेलेवेंट रही है। अब आप नहीं कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में अपने आप से इससे ज़्यादा ज़्यादती आप नहीं कर सकते हैं। मैं अब भी रिकमेंड करूँगा, अभी भी कोई इतनी वो नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। अपने ऊपर पहले इन्वेस्ट करें ताकि आपको समझ आए कि आपने क्या करना है। मैं अगेन अमार का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने टाइम निकाला। आप लोगों के लिए बेनिफिट है कि जो ग्लोबल में हमें देख रहे हैं, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी को समझना चाह रहे थे, आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस तरह की कोई और पॉडकास्ट करनी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और हर वीकेंड को, सैटरडे को रात 10 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक बुल्स एंड बियर ज़रूर देखिएगा। मैं पर्सनली खुद देखता हूँ अमार की जो फंडामेंटल्स की जो होती है और फराज की जो कॉल्स होती हैं, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर्ड है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, नॉलेज लेना है, मेरे ख्याल में इससे बेहतरीन कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीक में या जब भी हम इंशाल्लाह पॉडकास्ट करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।